नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के 12वें भाव में केतु की है। आज केतु की चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, कुजवत केतु कैसे हैं? तो मंगल के समान फल देने वाले। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो केतु बाकी के राहु और केतु ये जो दोनों ग्रह हैं, असल में ये ग्रह कोई दिखाई पड़ने वाले, दृष्टिगोचर होने वाले कोई ग्रह नहीं और स्थान विशेष का नाम है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में इनके प्रभाव की, इनकी सत्ता विशेष रूप से मानी गई है, इनकी महादशा मानी गई है। तो आइए केतु के प्रभाव को समझते हैं। अगर केतु जन्म कुंडली के लग्न में हो तो व्यक्ति को यह मंगल के समान ही चंचल स्वभाव का बना देता है। मंगल व्यक्ति को भीरू प्रवृत्ति के नहीं बनाते, यानी डरपोक नहीं बनाते, लेकिन केतु में यह समस्या है। केतु व्यक्ति को कहीं ना कहीं भीतर से डरपोक और एक अज्ञात भय से भयभीत बना देते हैं। यह ध्यान रखिएगा। है कुजवत, मंगल लग्न में हो तो व्यक्ति दुस्साहसी हो जाता है, केतु लग्न में हो तो व्यक्ति अज्ञात भय से भयभीत हो जाता है। हालांकि धनवान होता है, धन के मामले में कोई समस्या नहीं है, परिश्रमी भी होता है। आकस्मिक घटनाएं ऐसे जातक के जीवन काल में होती ही रहती हैं, अच्छी कहिए या बुरी, लेकिन आकस्मिक घटनाएं उसके जीवन काल में घटित होती रहती है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु हो तो जातक के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ऐसे जातक को अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण विशेष रूप से रखना चाहिए। सबसे ज्यादा ऐसे जातकों को कोई भी बात कहने से पहले विचार अवश्य करना चाहिए। इनकी केतु को द्वितीय भाव में हो तो नजर की शिकायत भी बहुत ज्यादा लगती है। हालांकि धन के मामले में कहीं कोई समस्या नहीं, परंतु कई बार जातक मुंह पर बोल देता है, कड़वी वाणी बोल देता है। दांत इत्यादि से संबंधित रोग, ऐसे जातकों के अंदर एक विद्रोह की भावना बहुत ज्यादा देखने में मिलती है। विद्रोह शब्द का यह अर्थ है कि एक उदाहरण से समझिए, किसी को कष्ट में देखा, ये मंगल का ही प्रभाव है, ये है मंगल का ही प्रभाव, लेकिन केतु अलग ढंग से इसको प्रस्तुत करता है। किसी को मार खाते उसने देखा कि दो लोग लड़ रहे हैं, तो जो लड़ रहे हैं, जो उसमें से जो हार रहा है, तो मंगल का भी ये प्रभाव होता है कि मंगल प्रभावी लोग क्या करते हैं कि जब वो देखते जो हार रहा पक्ष होता है, उसके प्रति उनके मन में दया भाव जागृत हो जाती है। वो चाहे अच्छा हो गलत हो, ऐसा उससे फर्क नहीं पड़ता, उनके मन में ये विचार उत्पन्न हो जाता है कि ये व्यक्ति को नहीं ऐसा होना चाहिए। केतु में विद्रोह की प्रवृत्ति है, तो ये क्या करता है कि व्यक्ति को उत्साहित करने लगता है बोलने के लिए। कई बार तो ऐसे लोग बिना विचारे ऐसी जगहों पर बोल देते हैं और इसके चलते भी झगड़ा मोल लेते हैं। तो कुंडली के दूसरे में केतु है तो जरा सचेत रहिए। तीसरे के केतु की बात करूं तो यहां भी केतु चंचल स्वभाव के बनाते हैं, व्यक्ति को वायुजन्य रोग से पीड़ित करते हैं। भाई बहन के साथ या तो विवाद होता है या भाई बहन के बिना ही जातक होता है। हालांकि धन के मामले में कहीं कोई कमी नहीं, याद रखिएगा केतु धन के मामले में कोई समस्या नहीं खड़ा करते, परंतु धन का व्यर्थ व्यय तो जातक करता ही करता है। ऐसे जातकों के जीवन काल में तंत्र मंत्र का प्रयोग होना, भूत प्रेत बाधा इत्यादि का भय होना लगा रहता है। तो बड़ा सचेत रहना है। अगर तीसरे में, अब जरा गौर करिए कि तीसरे में मंगल कैसे होते हैं। बहुत अच्छा, केतु भी खराब नहीं है, धनदायक है, सब कुछ ठीक है, परंतु थोड़ी बहुत परेशानियां, केतु का अपना भी स्वभाव है, तो उसके चलते। चतुर्थ में यदि केतु को देखें तो ये ठीक ही है, बहुत हद तक ठीक है। हालांकि ऐसा जातक भी चंचल होता है, वाचाल होता है, कई बार तो उत्साह की कमी ऐसे जातकों में देखी जाती है। अब गौर करिए कि मंगल कैसा है, मंगल उत्साह वाला ग्रह है, तो यहां उत्साहहीन कैसे? असल में चतुर्थ भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि बनती है, तो मंगल यहां नीच के होते हैं। फलतः केतु भी इस भाव में बैठ करके उत्साहहीन प्रवृत्ति, यानी उतना बल, उतना जोश नहीं आने देते हैं। पंचम के केतु की बात करूं तो पंचम के केतु भी वात रोगी, संतान पक्ष से कष्ट जातक को। हालांकि जातक होता बेहद कुशाग्र बुद्धि का है, लेकिन संतान पक्ष से उसको कष्ट। बिना मेहनत किए, कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक सफलता कैसे हासिल कर ले, वो पंचम के केतु वाले सबसे बढ़िया जानते हैं। हालांकि केतु का यहां स्वभाव भी बैठ करके वही है, एक अज्ञात भय उत्पन्न करता है। क्रोध की मात्रा ऐसे जातकों के अंदर ज्यादा होती है, ईर्ष्या और अहंकार की भावना भी। षष्ठ में केतु की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा सचेत रहने की मैं सलाह देता हूं। वायु विकार के साथ साथ लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति। हालांकि एक बात आपको बता दूं, राहु षष्ठ में बैठ करके शत्रुहंता योग बनाते हैं, केतु भी षष्ठ में बैठ करके अनिष्ट निवारक होते हैं, यानी आपके जीवन काल में बहुत सारी परेशानियां हो तो उससे आपको बाहर निकाल देंगे। लेकिन एक समस्या है, नजर लगना, भ्रामक रोग देना, ये केतु का काम है। आपको अगर कोई रोग पकड़ लेता है तब तो ये बड़ी मुश्किल स्थिति है आपके लिए, भ्रम की स्थिति आपके लिए बनी ही रहती है।
खर्च अधिक होते हैं और ऐसे जातकों को नजर बाधा, प्रेत जन्य दोष इत्यादि दुर्घटना की संभावना बहुत ज्यादा होती है। धन खूब आते हैं जीवन काल में, पर टिकता नहीं, निकल जाता है। सप्तम के केतु की चर्चा करें तो ऐसे जातकों का दांपत्य जीवन ठीक नहीं होता, पति पत्नी के बीच कलह की स्थिति, वातावरण खराब ही रहता है, विच्छेद की भी स्थिति बनी होती है, सुख की कमी देखी गई है, ये अच्छा नहीं है। सप्तम में केतु को मैं बढ़िया नहीं कहूंगा, सीधी सी बात, रगत राहु होते हैं, केतु के सप्तम में होने से दांपत्य में वो दांपत्य सुख को बाधित कर देते हैं। या तो किसी न किसी कारण से दांपत्य जीवन में परेशानियां देखता ही देखता, कुछ नहीं तो दांपत्य जीवन से दूर उसको रहना पड़ता है। तो दांपत्य जीवन में सप्तम में केतु ठीक नहीं है। अष्टम के केतु की यदि बात करें तो ये आकस्मिक धनदायक है, परंतु जातक बुद्धिमान होने के बावजूद गलत संगति में पड़ जाता है। जीवन काल में ऐसे जातकों को पुरुष हो या स्त्री का सामना करना पड़ता है। यहां सामना शब्द का अर्थ है कि स्त्री उसकी दुश्मन बन जाती है और उसके चलते उसको परेशानी होती है। विशेषकर किसी स्त्री की कुंडली में है यहां पर, तो ये कुछ मामलों में बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, बल्कि कुछ हद तक तो ये पति के आयु पर भी परेशानी ला देता है। नवम के केतु की यदि बात की जाए तो ये अच्छा है। नवम केतु को बढ़िया माना जाए, बहुत ही बढ़िया, बल्कि जीवन में उसके 48वें वर्ष के बाद और स्थिति उसकी अच्छी हो जाती है। ऐसा जातक परिश्रम से अपने भाग्य का विधायक बनता है, अच्छा भाग्योदय पा लेता है, तो ये अच्छा है। नवम के केतु बहुत अच्छे हैं। दसम के केतु की बात करूं तो यहां भी थोड़ी परेशानी है। ऐसा जातक व्यर्थ का अभिमान करता है, परिश्रम में कोई कमी नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं माता पिता के साथ विद्वेष करेगा, माता पिता से मतभेद करेगा। ऐसे जातकों के अंदर संन्यास की वृत्ति बहुत ज्यादा होती है, योग इत्यादि की तरफ जाए, योगियों के साथ संपर्क में आए तो निसंदेह वो योगी बन जाए। 11वें के केतु की बात करूं तो यह भी जातक को बुद्धिहीन बनाएगा, लाभ की स्थिति बनाएगा, परंतु जीवन काल में अरिष्ट की स्थिति उत्पन्न करता रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, व्यर्थ की परेशानियां, हानि, धन हानि की संभावना, छोटी मोटी परेशानियां सदैव लगा करके रखेगा। और 12वें के केतु को आप जानते हैं ये है मोक्ष कारक, लेकिन ये भी जातक को चंचल बुद्धि का बना देते हैं। हालांकि ऐसे लोग अगर तांत्रिक हों तो कहना नहीं, व्यय की भावना बड़ी प्रबल रहती है, स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां होती रहती हैं, और ऐसे लोग हर किसी पर शीघ्र विश्वास नहीं करते। और ऐसे लोगों को भी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत इत्यादि की जानकारी बहुत अच्छी होती है। कई बार तो ऐसे लोग अगर ये केतु पीड़ित अवस्था में हो, अब केतु पीड़ित कैसे होते हैं इस पर बहुत चर्चा हुई है, केतु जिस राशि में बैठे उसका राष्ट्रपति, तो ऐसे लोग ठगने वाले बन जाते हैं, तंत्र मंत्र के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर लोगों को ठगते हैं। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों की चर्चा हमने आज राशिफल में पूरी की, 9 दिन से चल रहा था, ये श्रृंखला पूरी हुई आज। ऐसा नहीं है कि नवग्रहों की चर्चाएं हमने पूर्व में नहीं की है, भावों में की है। अब साथ ही साथ अब नक्षत्र से संबंधित भी जो चर्चाएं हैं वो भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी, उन्हें भी आप अब देखते रहिए और समझिए। प्रिय दर्शकों, शुरू से ही मेरा एक ही उद्देश्य मेरे सभी दर्शकों के लिए रहा है कि ज्योतिष हर किसी को समझ में आए और बेहद सरल ढंग से। मैंने वही आज तक किया। जितनी भी चीजें बहुत क्लिष्ट थी, कठिन थी, उनको आपके लिए सहज कर दिया। अब आशा करता हूं कि आप मेरे सभी दर्शक ज्योतिष को भली भांति समझेंगे। तो आज केतु तक मैंने हर भाव में पुनः एक बार आपका रिवीजन कराया। अब आगे चर्चाएं जारी रहेंगी। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।